नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। गाइस, आज हम क्लास 12th का लेसन 5th समकालीन दक्षिण एशिया को पूरा करेंगे। गाइस, इससे पहले हमने क्लास 12th के 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है या वो यदि देखना चाहता है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर समय पर मिलती रहेगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए और जानते हैं समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। गाइस, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट आपको ये बता दूं इस चैप्टर का जो है मैटर क्या है पूरा का पूरा। ये जो समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है, एक तो आप क्लास 12th के छात्र हो, आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपको हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना साथ ही अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आप जान पाओगे कि किस प्रकार से हमारे जो संबंध है हमारे पड़ोसियों के साथ किस प्रकार के हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, साथ ही इस वीडियो के अंदर जो है मैं पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को बना रहा था इसके अंदर टोटल 17 पेजेस मैंने लिखे हैं। उनको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, 2 वीडियो बनाऊँगा इसकी चैप्टर की। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। जिसका पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है वो है आपका समकालीन दक्षिण एशिया क्या है तथा इसकी भौगोलिक विशेषता किस प्रकार की है। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से भी पूछ सकता है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हो तथा इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो गाइज, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि समकालीन दक्षिण एशिया में हम मोटे तौर पर 7 देशों को शामिल करते हैं। और वो देश कौन कौन से हैं मैं आपका नाम बता देता हूँ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को मैं एंड में बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम इसके अंदर अफ़गानिस्तान और चीन को शामिल नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण मैं अभी आपको बताता हूं। और साथ ही आपका एक प्रश्न यहाँ पर यह भी होगा कि हम केवल समकालीन दक्षिण एशिया में इन्हीं 7 देशों को शामिल क्यों करते हैं, क्यों हम अफ़गानिस्तान और चाइना को इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो गाइज़, ऐसे क्वेश्चन उठना लाजमी है और साथ ही उठने भी चाहिए आप अगर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हो तो। देखिए गाइज, उसका मैं उत्तर दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ आसान शब्दों में कि मन में आपके उठ रहा होगा कि हम समकालीन दक्षिण एशिया में इन्हीं 7 देशों को ही शामिल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का जो कारण है हमारे जो है भौगोलिक विशेषता को आपको समझना पड़ेगा। भौगोलिक विशेषता इस प्रकार की, ये मैंने बनाया आपका हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर से होती हुई, पूर्वोत्तर से होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी उत्तर से होती हुई पूर्वोत्तर की तरफ जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और हिमालय पर्वतमाला के नीचे के जितने भी देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं उन सभी को हम दक्षिण एशिया के अंदर शामिल करते हैं। या फिर हम कहें आसान शब्दों में तो हिमालय पर्वतमाला ही एशिया को दक्षिण एशिया से अलग करती है, यानी यही हमारा डिवाइडर लाइन है। इसी के नीचे वाले जितने भी देश हैं हम उनको दक्षिण एशिया में शामिल करते हैं। जैसे आप देखिए इसके अंदर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, साथ में बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और मालदीव। हम इन 7 देशों के बारे में समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, आशा करता हूँ आपको समकालीन दक्षिण एशिया का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप इसको अंत तक देखते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट
नहीं रहेगा। गाइस ये तो था हमारा समकालीन दक्षिण एशिया के देश में जो शामिल देश हैं 7, और उनको ही क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि समकालीन दक्षिण एशिया का जो आधार प्रदान करता है, जो समकालीन दक्षिण एशिया को अलग करता है एशिया से, वो है हिमालय पर्वतमाला। उसके नीचे के देश को ही हम शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विशेषता की। समकालीन दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जैसे हमने अभी भी बात की। दक्षिण में हिंद महासागर है इसके, पश्चिम के अंदर अरब सागर है, और साथ ही पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी है। गाइस इस पूरे के पूरे समकालीन जो दक्षिण एशिया है, जिसको हम दक्षिण एशिया कहते हैं, उसकी एक भौगोलिक विशेषता ये है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को किसी न किसी रूप से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान है। साथ ही इसी प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ये सारे के सारे देश एकजुट नज़र आते हैं, और इन्हीं सुरक्षाओं के कारण इनकी जो संस्कृतियां हैं, इनके जो व्यवहार हैं, इनके जो संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं इनके संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। संस्कृतियां भी इन देशों की बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। तो गाइज ये था आपका समकालीन दक्षिण एशिया क्या है, और साथ ही उसकी भौगोलिक विशेषताएं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक है आपका दक्षिण एशिया में राजनीतिक विशेषता किस प्रकार की है। दक्षिण एशिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए गाइस, पेपर में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, 2 तरीके से आ सकता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा, साथ ही आंसर जानने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है और पेपर में क्या पूछना चाहती है, ये ध्यानपूर्वक समझिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी आपसे जानना चाहती है, या फिर सीबीएसई आपसे जानना चाहेगी कि जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं, जिनके बारे में हम अभी पीछे चर्चा करके आए हैं, 7 देश, उनकी राजनीतिक विशेषता किस प्रकार की रही है, यानी आज़ादी के बाद किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली रही है। जैसे बात करें पाकिस्तान की, भारत की, और साथ ही नेपाल की, बांग्लादेश की, किस प्रकार की रही है, उसी की जानकारी आपको इसमें सबकी बतानी पड़ेगी, सभी देशों की। हालांकि हम हर किसी के देश की राजनीति की जो सेपरेट विशेषताएं, यानी अलग अलग सबकी विशेषताओं को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको सभी देश जो समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं, उनकी राजनीतिक विशेषताओं की मोटी मोटी जानकारी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक दर्शन के माध्यम से देनी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइज इसमें पढ़ना है आपको कि 2020 में दक्षिण एशिया के सभी देशों ने लगभग अपनी आज़ादी के 73 वर्ष पूरे कर लिए हैं। गाइज आपको पता ही होगा, जैसे मैं बात करूं श्रीलंका की, साथ ही पाकिस्तान की, इसके बाद भारत की, इसके बाद मैं बात करूं बांग्लादेश की, ये देश अधिकतर सारे के सारे कहीं ना कहीं कभी किसी उपनिवेश का जो है औपनिवेशिक शासकों का मोहरा रही हैं, गुलाम रही हैं उनकी, और इसीलिए इन सभी देशों की जो वास्तविकता स्थिति है वो लगभग एक जैसी है। और इन सभी देशों ने 2020 तक अपने आज़ादी के 73 वर्ष पूरे कर लिए। परंतु यहाँ जो है समझने वाली बात यह है कि सभी देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक जैसी नहीं रही है। किसी की राजनीतिक प्रणाली में लोकतंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसी की राजनीतिक प्रणाली में तानाशाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और किसी की राजनीतिक प्रणाली में वहाँ के राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से इन सारी ही विशेषताओं का वर्णन करना है। तो गाइज पहले हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से ही गाइज लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और साथ ही आज तेजी से लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु बात करें भारत की, तो भारत में लोकतंत्र के साथ में थोड़ी सी जो समस्याएं हैं वो पैदा कर रही हैं लोकतंत्र के लिए, वो है भ्रष्टाचार, जातीयता, कालाधन और सांप्रदायिकता। कहीं ना कहीं ये भारत की लोकतंत्र की राह में एक बहुत बड़ा बाधा बनकर के उभरते हैं। ठीक इसी प्रकार श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जो अपनी आज़ादी से ही लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहा है, परंतु श्रीलंका भी कुछ स्थानीय समस्याएं, जिस पर वो हैं सिंगली और तमिलो विवाद। इन विवादों के कारण कभी कभी श्रीलंका का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में पड़ जाता है। अब बात करें, इससे हमें ये चीज़ निकल करके निष्कर्ष सामने आता है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देश अपनी आज़ादी के वक्त से ही
लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, परंतु भारत अपनी जातीयता, भ्रष्टाचार और काले धन से परेशान है। और ठीक इसी प्रकार से श्रीलंका सिंगलो और तमिलो विवाद से परेशान है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही विवाद दोनों ही देशों के लिए एक आवश्यक रूप से एक खतरा बनकर उभर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें अगले देशों की, तो बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों ही देश अपनी आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कसमकस से गुजर रहे हैं, यानी दोनों ही देश लोकतंत्र को सफलतापूर्वक आजमा नहीं पा रहे हैं। यह लंबे समय तक यहाँ पर रुक रुक कर क्या होता है, यहाँ पर सेना का शासन स्थापित हो जाता है और 2001 में बांग्लादेश में लोकतंत्र को स्थापित किया गया और 2008 में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र चल रहा है। परंतु हम यहाँ पर देखने की बात, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि बांग्लादेश ने 2001 के बाद लोकतंत्र के ऊपर चलना शुरू किया सही तरीके से, और यदि हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो 2008 के बाद उन्होंने लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर हुए वह लोग। परंतु 2008 के बाद भी कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान, उसके अंदर आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो हमेशा खतरे में पड़ा रहता है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बार बार आर्मी वहाँ की चुनी हुई सरकारों के ऊपर दबाव डालकर अपनी मनमानी तरीके से वहाँ की शासन व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो गाइज़, ये था आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी दोनों ही देशों में शुरुआत से ही लोकतंत्र नहीं रहा है। इसके बाद हम गाइस बात करें वो नेपाल और भूटान की बात करते हैं। ये दोनों देश भी एक जैसी समस्याओं से ही प्रभावित हैं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, जबकि हम बात करें प्यारे बच्चों वो भूटान में था राजतंत्र, यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र स्थापित किया गया नेपाल में, और जबकि शुरुआत से ही राजा शासन स्थापित करता है भूटान के अंदर। परंतु दोनों ही देश धीरे धीरे जो है लोकतंत्र की राह पर आगे चलने लगे। जैसे बात करें 2006 में नेपाल की संसद ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना करवा दी 2006 में। गाइज, मैं बता रहा हूँ इन सब के बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे आगे। अभी आपको इस क्वेश्चन को इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। साथ ही हम बात करें, लेकिन अभी नेपाल में राजनीतिक संकट समाप्त नहीं हुआ है। हम देखें तो नेपाल में तो वैसे 2006 में संसद स्थापित कर दी, नेपाल के शासन का जो राजा होता है उसका शासन खत्म कर दिया, परंतु वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो सरकारें हैं वो अभी स्थायी नहीं हो पाई हैं। इसके बाद बात करें हम 2008 में भूटान की, तो भूटान में भी जो है संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया कि भाई संविधान के अनुसार जो है राजतंत्र चलेगा। इसके बाद भूटान में दो राजनीतिक पार्टियां उभरकर सामने आई। एक पार्टी थी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी का नाम था डीपीटी, यानी ड्रंक फुएनसम श्योंगपा। ये नाम जो है भूटान की क्षेत्रीय भाषा का नाम है, इसीलिए आपको इसको ऐसे ही याद करना होगा। तो यानी 2008 में भूटान के अंदर भी स्थानीय तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां उभर कर सामने आई और संवैधानिक राजतंत्र भी स्थापित हुआ। तो ये था आपका भूटान और नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था। गाइज, इसके बाद हम बात करेंगे मालदीव की। तो मालदीव पहले एक सुल्तान के अधीन हुआ करता था। वहाँ पर पहले सुल्तान जो हुआ करते थे वो शासन किया करते थे। फिर 1968 में नवंबर के महीने में मालदीव एक गणराज्य बन गया, यानी सुल्तान के जो पद है उसकी भी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जो है चुनाव किया जाने लगा। 2005 में संसद में बहुदलीय व्यवस्था के पक्ष में मतदान किया और फलस्वरूप वहां पर भी बहुदलीय व्यवस्था आरंभ हो गई। तो गाइज, ये जो टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से भारत श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोकतंत्र रही। बात करें बांग्लादेश पाकिस्तान की, जहां पर कहीं ना कहीं जो है सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद बात करें नेपाल भूटान की, वहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था रही। और मालदीव, यहाँ पर सुल्तान का शासन रहा करता था। तो गाइज, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं का पता चला कि भाई क्या क्या था वहां पर। तो गाइज, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं गाइज। ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है और सभी को पता भी होगा, फिर भी मैंने डाल दिया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो आज़ादी से पहले श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हुआ करता था और श्रीलंका को जो आज़ादी मिली वो 1948 में मिली। गाइज, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान में सेना तथा लोकतंत्र कैसा रहा। पाकिस्तान में लोकतंत्र का इतिहास,
पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप का इतिहास। तो गाइज मैं यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे थे, मैं शुरू में ही आपको बोल रहा था कि हम सेपरेट हर किसी अपने दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, परंतु जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ऑल ओवर एक झलक देख ली। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से सेना का या फिर कहें लोकतंत्र में सेना का क्या योगदान रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब गाइज इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि पेपर में अक्सर यहाँ से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपके पहला जो बात करें हम, तो आपको बताइए कि 1947 में ब्रिटिश शासन के खात्मे के बाद 2 देश उभर कर सामने आए, भारत और पाकिस्तान, और दोनों ही देशों में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था रही। बात करें भारत की, तो भारत लोकतंत्र की तरफ निकल गया, सफल संचालन करता हुआ लोकतंत्र का, और तेजी से विकास की राह में आगे निकल गया। जबकि दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित रही हैं। गाइज अब इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि मैं मैं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ाता हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को लिख करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आप बार बार इन चीज़ों को देख करके अपनी जो जानकारी है वो पुख्ता कर सको। तो पहला टॉपिक जो है, हम राजनीतिक विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने गाइस, वो लियाकत अली बने, जो 1952 तक 1952 तक प्रधानमंत्री रहे, और 1952 में उनको षड्यंत्र करके वहाँ के जो सैनिक अध्यक्ष थे जिनका नाम है आयूब खान ने उनको षड्यंत्र करके मार दिया, और शासन व्यवस्था के अंदर षड्यंत्र करके राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा, उनको भी शासन व्यवस्था से निकाल दिया। और इस प्रकार से 1952 में सैनिक गतिविधि का पहला जो रूप है वो देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, वो बात करते हैं जो अयूब खान थे। अयूब खान जो है वो शासन व्यवस्था में 1969 तक रहे। 1969 तक शासन व्यवस्था में अयूब खान रहे। फिर 11 वर्ष के शासन के बाद अयूब खान को हटा दिया तत्कालीन सेना अध्यक्ष, जिनका नाम है याहिया खान। याहिया खान ने 1969 से यानी 1969 से शासन करना स्टार्ट किया, और 71 तक जो है शासन व्यवस्था में रहे पाकिस्तान की। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, और 1971 में युद्ध के बाद पाकिस्तान की हार हुई और याहिया खान ने अपना पद छोड़ दिया। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद गाइज हम बात करें 1971 में, जैसे ही याहिया खान भारत पाकिस्तान युद्ध में हार गए, हार के कारण उन्होंने सत्ता से बाहर हुए और पहली बार लोकतंत्र सरकार के लिए चुनाव हुए, और जुल्फिकार अली भुट्टो पहले प्रधानमंत्री बने, सही मायने में जो चुनावों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था में आए थे पाकिस्तान की। परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 यानी 1979 में फांसी चढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? जियाउल हक के द्वारा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। 1977 से 1988 तक जियाउल हक जो है वो शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करने लगे थे और उन्होंने इसी षड्यंत्र के दौरान जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत के घाट उतार दिया, फांसी चढ़वा दिया। साथ ही उन्होंने चुनाव भी करवाए जियाउल हक ने, और जियाउल हक ने जो चुनाव करवाए उसको उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का नाम दिया, और इन चुनावों के माध्यम से एक कठपुतली शासक को जन्म दिया जिनका नाम था एमडी जुनेजो एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनकर रहे, जो भी जियाउल हक मतलब कहते थे वही वो किया करते थे। साथ ही 1988 में जियाउल हक एक हवाई दुर्घटना में मारे गए, और जैसे ही हवाई दुर्घटना में जियाउल हक मारे गए, दोबारा से राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई पाकिस्तान की। और क्या परिवर्तन आया उसको भी देख लेते हैं। 1988 से 89 तक जियाउल हक के मरने के बाद दोबारा से देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ, और सत्ता दो पार्टियां
यानी पीपीपी और मुस्लिम लीग। पीपीपी के जो अध्यक्ष थे वो जुल्फ़िकार अली की जो भुट्टो की बेटी थी, जिनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जो अध्यक्ष थी पीपीपी की, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली की जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके बीच में 1988 से 1999 तक सत्ता परिवर्तन होता रहा। यानी कभी कोई जीतता तो कभी कोई जीत जाता। इस प्रकार से 1988 से 1999 तक लोकतंत्र रहा। गाइस, इसके बाद हम बात करें 1999 से 2008 तक की, तो अक्टूबर 1999 में एक परवेज़ मुशर्रफ नाम के व्यक्ति थे और साथ ही ये सेना अध्यक्ष थे तत्कालीन। इन्होंने जो आवामी लीग के अध्यक्ष थे नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया और दोबारा से शासन की जो बागडोर है वो आर्मी के पास चलेगी, दोबारा से सैनिक शासन स्थापित हो गया। और 2007 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान के न्यायाधीश को भी हटा दिया, मतलब मनमानी ज़्यादा ही करने लगे वो लोग। और जैसे ही उन्होंने न्यायाधीश को हटाया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ जो है विवाद उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप जनता बगावत पर उतर आई और मजबूरन जो जनरल मुशर्रफ थे उनको इलेक्शन कराना पड़ा। इलेक्शन के दौरान जो जुल्फ़िकार अली की जो भुट्टो की जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जो है 2007 में चुनाव रैली के दौरान हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो है चुनावों में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जो बने वो बने बेनज़ीर भुट्टो के जो पति थे, जिनका नाम था आसिफ अली जरदारी। यानी बेनज़ीर जो भुट्टो थी उनके पति राष्ट्रपति बने, वो सिंपैथी के वोट मिले और इस प्रकार से 2008 में आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। और 2008 से 2013 तक यानी 5 साल उन्होंने ही शासन किया। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं आगे की राजनीति की पाकिस्तान की। बुक के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं आपको पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। 2008 से आज तक हम बात करें आज तक, तो 2013 में जो है नवाज शरीफ जीते। नवाज शरीफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में ही इमरान खान ने उन्हें चुनावों में धांधली का आरोप लगा करके उन पे जो है आरोप लगा दिया, चुनावों में धांधली की है। और ये महसूस किया जाने लगा पूरी राजनीति में पाकिस्तान की कि दोबारा से आर्मी आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यही फ़ायदा हुआ कि आर्मी नहीं आई, परंतु आर्मी की भूमिका महत्वपूर्ण रही इमरान खान के चुनावों में। इसीलिए अक्सर इमरान खान को कई बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति या पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जनता तक स्वयं कभी कभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम कहते हैं। यानी उनको इलेक्ट मतलब चुनाव नहीं कराया गया, सिलेक्ट किया है आर्मी ने। तो इसीलिए इमरान खान के लिए एक शब्द यूज़ होता है इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम। तो गाइज ये था आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसका। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने पाने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है और साथ ही आपकी नॉलेज बहुत गजब की करने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए गाइज, हम अक्सर आरोप लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है। सुधरने के पीछे का कारण भी तो होना चाहिए। सुधरता इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ की जो कारण है वो देखिए आप, क्यों लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। पहली बात ये कि वहाँ पर धार्मिक नेताओं का दबदबा बहुत ज़्यादा है। लोकतंत्र की मतलब पाकिस्तान की राजनीति में लोकतंत्र की राह में धार्मिक नेता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान की सेना 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। कहा जाता है पाकिस्तान की सेना के बारे में कि 3 स्तंभों पर टिकी हुई होती है, और वो हैं आपके अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ठीक है, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, यानी धर्मगुरु, सेना और अमेरिका। और इसीलिए पाकिस्तान की जो आर्मी मतलब पाकिस्तान की जो राजनीति है वो इतनी ज़्यादा उथल पुथल भरी रहती है, और जिसका फ़ायदा जो है आर्मी उठाती है, और आर्मी बार बार सत्ता में काबिज हो जाती है। और धार्मिक नेता और धर्मगुरुओं का भी दबदबा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए पाकिस्तान का जो निर्माण है, देखिए इसको और अच्छा तरीके से समझा सकता है कि क्यों बार बार जो धर्मगुरु और वहाँ की आर्मी क्यों वहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि गाइस समझिए इस बात को कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वही इस्लाम के नाम पर हुआ है, यानी धर्म के नाम पर हुआ। तो धर्म के जो ठेकेदार हैं वो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ही, और यही कारण है कि जो है लोकतंत्र वहाँ पर सक्षम
नहीं हो पा रहा है। अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट जो है वो है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की जो जनता है तो वो क्या करती है, पाकिस्तान की सेना पर ज़्यादा विश्वास करती है। जनता सेना पर ज़्यादा विश्वास करती है, ना कि वहाँ की सरकारों पर, विकास के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी। क्योंकि उनकी जो जनता है वो क्या सोचती है कि भारत पर अविश्वास के कारण उनकी जनता जो है आर्मी पर ज़्यादा विश्वास करती है, ना कि सरकारों पर। वो हमेशा यही सोचती रहती है जनता वहाँ की कि भारत कभी भी आक्रमण कर देगा और हमको मारेगा और हमारा सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए वो विश्वास किस पर करती है, आर्मी। क्योंकि युद्ध की स्थिति में सरकार मदद नहीं करती है, आर्मी मदद करती है, तो वो आर्मी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। गाइज अगला टॉपिक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मदद का अभाव। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर तो पूरी दुनिया में किसी ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं करी लोकतंत्र को स्थापित कराने में। वैसे तो अमेरिका 19 मार्च 2003 में इराक में लोकतंत्र स्थापित कराने के लिए इराक पर हमला कर चुका था, लेकिन उसको अमेरिका को पाकिस्तान का लोकतंत्र नज़र नहीं आ रहा था, बस इराक का लोकतंत्र नज़र आ रहा था। इराक का लोकतंत्र इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि वहाँ पर तेल भी बहुत अधिक है, साथ ही इराक सोवियत संघ की विचारधारा वाला जो है देश रह चुका है, उसको भी सबक सिखाना था। इसीलिए 2003 में अमेरिका ने लोकतंत्र के नाम पर इराक की तो मदद करी या फिर कहें शोषण किया, परंतु उसको अपने मित्र सहयोगी जो 1954 में सेंटो में शामिल हुआ पाकिस्तान, उसकी मदद नहीं करी, और ना ही यूएनओ ना ही कोई पश्चिमी ताकत आई पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने में। तो गाइज यानी अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिली पाकिस्तान को आज तक लोकतंत्र स्थापित करने में, जबकि पाकिस्तान का यूज किया जो है अमेरिका जैसे देशों ने, हथियार बेचे और जिनका प्रयोग भारत से लड़ाने में यूज किया जाता रहा है। हालांकि अब हमारे जो है आर्मी मतलब पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे के कारण वो है अमेरिका। अब हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे होने लगे हैं। ये राजनीति है, राजनीति हम पढ़ रहे हैं तो इसको समझना इतना आसान नहीं है। साथ ही हम बात करें आतंकवाद का दबदबा, 2014 में देखा जाए तो 132 स्कूली बच्चे जो मारे गए वो आतंकवाद के कारण पाकिस्तान के अंदर। 9/11 की घटना का मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन वो भी जो है एबटाबाद पाकिस्तान का एक स्थान है, वहाँ से पकड़ा गया। तो गाइज पाकिस्तान में लोकतंत्र ना स्थापित होने के पीछे आतंकवाद भी है, आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसके बाद हम बात करें जैसे हमारा देश है, वहाँ पर आज़ादी के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, और भी मैं बात करूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, ये जो नेता थे ये एक ऐसे नेता थे, करिश्माई नेता। जनता को जो कहते थे जनता इनके पीछे खड़ी हो जाती थी। परंतु पाकिस्तान के अंदर अगर मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ जो जनता का विश्वास जीत पाया हो, जनता को अपने पीछे खड़ा कर पाया हो। परंतु भारत को किस्मती से कहिए या ये हमारा स्वभाव रहा है कि शुरुआत से ही हमारे बहुत अच्छे नेता हमें मिले हैं जो भारत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने निभाया है। परंतु पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है, जिसी कारण से पाकिस्तान के अंदर अभी तक लोकतंत्र कमज़ोर ही रहा है। प्यारे बच्चों, गाइज ये था आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने के कारण। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला टॉपिक देख लेते हैं हम आगे चल करके। गाइज हमने अपने एक पड़ोसी देश का जो है जानकारी प्राप्त कर ली, इसके बाद हम अगले पड़ोसी देश को देख लेते हैं। ये भी जो है कुछ खास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, इसको भी हम एक बार जान लेते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है क्योंकि इसका जन्म ही जो बांग्लादेश का है 1971 में हुआ। तो गाइज क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा आपके कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति बताइए और बांग्लादेश का इतिहास। तो दोनों को मैंने एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो गाइज इसको समझने का कोशिश कीजिए कि बांग्लादेश, इसके बारे में क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा जो आधार है वो प्रस्तुत करा देता हूँ आपके आगे कि बांग्लादेश जो देश था वो सन 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक अंग हुआ करता था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो गाइज इसी को देखते हैं। तो पूर्वी जो पाकिस्तान है वो बार बार पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया करता था
कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है यानी पाकिस्तान आज का, वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा है, जबकि हमारी जो स्थानीय भाषा है वो बंगाली है। साथ ही प्रशासनिक ध्रुवीकरण से परेशान थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी बांग्लादेश के लोग, क्योंकि सारे के सारे प्रशासनिक जो मुख्यालय थे, सारे ही राजनेता वो पूर्वी पाकिस्तान से ना चुन करके पश्चिमी पाकिस्तान से चुने जाते थे, इसलिए भी परेशान थे। तो इसको परेशान होकर के 1971 से पहले ही यानी 1970 में ही आवामी लीग के मुखिया थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, नाम याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर दी प्यारे बच्चों 1970 में। और फिर चुनाव भी हुए 1970 में। 1970 में चुनाव हुए और चुनावों के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत मिल गई और साथ ही ये इतनी सीट जीत गई पार्टी कि पाकिस्तान के अंदर सरकार बना सके। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने मुजीबुर रहमान की जीत को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। और उस समय जो सेना के अध्यक्ष थे वो याहिया खान थे, लोकतंत्र था नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो याहिया खान ने जो है जनता पर अत्याचार करने लगे। जो लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे थे, मांग उठा रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए, हमें पाकिस्तान से अलग एक देश बांग्लादेश दे दीजिए, तो शेख जो जियाउल रहमान याहिया खान जो हैं उन्होंने जो लोग मांग कर रहे थे बांग्लादेश की उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, उनकी हत्या करने लगे। तो लोग परेशान होकर के भारत की ओर प्रवास करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और भारत में शरणार्थी समस्या पैदा हो गई गाइज। इतने ज़्यादा शरणार्थी भारत के अंदर आ गए कि भारत उनको खाने तक को नहीं दे पा रहा था। और साथ ही भारत भी इतना मजबूत नहीं था उस समय तक, फिर भी इतना मजबूत था कि हम पाल सकते थे, लेकिन फिर भी समस्या तो समस्या ही होती है। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन कर दिया क्योंकि हम परेशान हो रहे थे शरणार्थियों से, और बांग्लादेश को नैतिक, आर्थिक और सैनिक मदद प्रदान करनी शुरू कर दी। परंतु इसके कारण से पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को छोड़ करके भारत से युद्ध करने लगा। फलस्वरूप 1971 में बांग्लादेश को लेकर के एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर 1972 में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश नाम का एक अलग देश बना। देखिए गाइज, यहाँ पर ये समझना होगा कि भारत ने कभी भी बांग्लादेश का यूज़ नहीं किया। अगर भारत चाहता तो 1972 में बांग्लादेश को अपने अंदर सम्मिलित कर सकता था, परंतु हमारा मकसद कभी भी साम्राज्यवाद का नहीं रहा है। तो गाइज, इसको समझ में आया होगा आपको कि पूरा का क्या राजनीतिक इतिहास रहा है। इसके बाद हम और देखते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, ये तो हमने इतिहास देखा, अब लोकतंत्र की राह देखते हैं कि कैसा बांग्लादेश में लोकतंत्र की राह रही। 1972 में जैसे ही बांग्लादेश बन गया, 1972 में बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवाद देश घोषित कर दिया। बहुत खुश हुए हम भी और पूरी दुनिया के, भाई चलो एक ऐसा देश आ रहा है जो लोकतंत्र की राह पर चलेगा, समाजवाद से चलेगा और धर्मनिरपेक्षता की मतलब को अपनाएगा। परंतु शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने 1975 में संविधान में संशोधन किया और जो उन्होंने संसदीय प्रणाली अपनाई थी 1972 में उसको ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली लेकर के आ गए। अध्यक्षीय प्रणाली वही होती है जिसमें राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग करता है और वही मुखिया होता है। तो इस प्रकार से क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान ने संसदीय प्रणाली ख़त्म करके अध्यक्षीय प्रणाली लेकर के आ गए। और उन्होंने क्या किया, मुजीब ने अपनी पार्टी यानी आवामी लीग को छोड़ करके बाकी जितनी भी सारी पार्टियाँ थी राजनीतिक बांग्लादेश के अंदर, उनको सबको समाप्त कर दिया। अब इससे क्या हुआ, लोग तो समझेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1975 अगस्त का महीना था और सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इसी बात को लेकर के जब सारी राजनीतिक पार्टियां ख़त्म कर दी और सारी शक्ति अपने पास रख रहे थे, तो 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस उठापटक में, इस घटना में मुजीब मारे गए, शेख मुजीबुर रहमान मारे गए 1975 में। इसके बाद सैनिक शासन स्थापित हुआ और जियाउल रहमान थे वहाँ के सेना अध्यक्ष। लेकिन जियाउर रहमान जानते थे एक अच्छी तरीके से एक बात को कि यदि लंबे समय तक
शासन व्यवस्था में रहना है तो लोगों के ऊपर सख्ती से कभी भी शासन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और चुनाव कराए, और 1989 में यानी 1 यानी 1979 में उनकी पार्टी जीत गई, जिनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इसके बाद क्या हुआ, 1981 में राजनीतिक उठापटक दोबारा से होने लगी, और राजनीतिक उठापटक के दौरान जियाउल रहमान मारे गए, और देश में एक बार फिर जो है राजनीतिक हिंसा होने लगी। और इसका लाभ उठा करके 1982 में गाइज जनरल एच एम इरशाद ने जियाउल रहमान की मृत्यु का और राजनीतिक उठापटक का कितना जल्दी फ़ायदा उठाया, और उन्होंने क्या किया, तुरंत 1982 में एच एम इरशाद ने सैनिक प्रशासक बने थे वो, और उन्होंने सारी कार्रवाई जो है प्रशासक बन गए, और कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे अब्दुल सत्तार को हटा दिया और स्वयं राष्ट्रपति बन गए। यानी पहले क्या हुआ कि जियाउल रहमान जैसे ही मरे तो एच एम इरशाद ने सैनिक प्रशासक तो बन गए, पहले ही थे ही वो सैनिक प्रशासक, और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे अब्दुल सत्तार, ताकि चलाया जा सके बांग्लादेश की शासन व्यवस्था को, कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने उनको हटा दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद हम बात करें, अब्दुल सत्तार को हटा दिया, साथ ही हम बात करें इसके बाद देखिए 1990 में क्या हुआ, लोकतंत्र के समर्थन में 1990 में दोबारा आंदोलन होने लगे बांग्लादेश के अंदर। 1990 में एच एम इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा मजबूरन, भाई बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे थे, और एच एम इरशाद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना पड़ा, किसको, शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। फिर क्या हुआ, चुनाव करा दिए गए 1991 में। 91 में जैसे ही चुनाव हुए बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो नेता थी, इसको किसने बनाया था, जियाउल रहमान ने। याद रखना है इस पार्टी को किसने बनाया था, कि पेपर में 1-1 नंबर में आता है, जियाउल रहमान ने बनाया था। और इनकी जो पार्टी के जो नेता थे, जिनका नाम था बेगम खलीदा जिया, ये राष्ट्रपति बनी। और 1996 में, यानी इनके बाद 5 साल बाद 1996 में इसी पार्टी की जो नेता थी, जिनका नाम था शेख हसीना, 1996 में वो जो है वहाँ की राष्ट्रपति बनी, और 2001 में बेगम खलीदा की सरकार बनी थी। और फिर दोबारा से 1996 के बाद 5 साल इसमें ऐड करोगे तो दोबारा से 2001 में आ जाओगे, और दोबारा से बेगम खलीदा जो है वहाँ की राष्ट्रपति बनी। और गाइज अगला अंतिम देखें तो वर्तमान में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ बांग्लादेश लिखना है। वर्तमान में पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं या फिर कहें वो हैं शेख हसीना। तो गाइज ये था सारा का सारा बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास। बहुत आसानी से एकदम विस्तार पूर्वक धीरे धीरे हमने समझने का प्रयास किया है। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं आपकी हर बात का जवाब पर्सनली दे दूंगा। गाइज अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की यात्रा। देखिए अब गाइज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान से होते हुए आए, फिर बांग्लादेश गए, अब बांग्लादेश से नेपाल चलते हैं। नेपाल के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार का लोकतंत्र के बारे में वहाँ पर इतिहास रहा। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, नेपाल इतिहास में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसको 2006 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वहाँ पर एक परिवार था जिसका नाम है राणा परिवार। अक्सर भारत के अंदर भी बहुत राणाएँ, मतलब राणा परिवार अभी भी है। तो राणा परिवार का शासन हुआ करता था, और राजा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया करता था। मतलब राणा का शासन हुआ करता था, राणा परिवार का, और वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया करता था, और इस प्रकार से संवैधानिक लोकतंत्र चला करता था। और जब मतलब राणा परिवार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो प्रधानमंत्री भी राणा परिवार के प्रति काफ़ी वफादार रहा करता था। इसके बाद 1990 में राजा ने जो पंचायतें थी, सभी पंचायतों को भंग करके सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। थोड़ा बहुत संसदीय मतलब थोड़ा बहुत तो था, बात करें लोकतंत्र जो पंचायतों के माध्यम से मौजूद थी नेपाल में, तो उन्होंने 1990 में वो भी भंग कर दी और सारी शक्ति राजा ने अपने हाथों में ले ली। इसके बाद बात करें राजा वीरेंद्र की इस कार्रवाई का विरोध में जन आंदोलन भड़क गया। भाई जनता को बुरा लगा जब पंचायतों को ख़त्म किया गया, भंग किया गया, तो राजा वीरेंद्र के इस कदम को जनता ने नापसंद किया और उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए।
और लोग मजबूत लोकतंत्र समर्थन की मांग करने लगे और जल्द ही 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। भाई जब विरोध ज़्यादा होने लगा, छोटा सा देश है, जल्दी ही प्रभाव में आ गया राजा वीरेंद्र, और उन्होंने 1990 में लोकतंत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। गाइज आगे देखें तो जून 2001 में राजा वीरेंद्र और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम ऐश्वर्या था और कई उनके जो परिवार के लोग थे उनकी हत्या कर दी गई जून 2001 में। और जो राजा वीरेंद्र के भाई थे जिनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, नेपाल के नए राजा बने। और जैसे ही वो नए राजा बने तो उन्होंने चीन का समर्थन करने वाले जो माओवादी नेपाली जो थे, माओवादी जो नेपाली थे जो चीन का समर्थन करते थे, वो राजा ज्ञानेंद्र का विरोध करने लगे, क्योंकि उनको तो चाहिए क्या, उनको शासन व्यवस्था चाहिए थी। तो वीरेंद्र का विरोध जैसे कर रहे थे, उन्होंने फिर नेपाल के जो नए राजा बने ज्ञानेंद्र, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और वो विरोध इसलिए कर रहे थे, उनको लगता था, यानी माओवादी नेपाली लोगों को लगता था, जो चीन का समर्थन करते थे, उनको लगता था कि जो राजा ज्ञानेंद्र है वो भारत और अमेरिका का मोहरा है, भारत और अमेरिका के कहने पर चलता है, और उन्होंने इसीलिए राजा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। अब 1990 में ऐसा लगने लगा कि नेपाल में एक त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ गया। अब देखिए त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन था। एक तरफ तो राजा, यानी इसको समझ सकते हो कि त्रिकोणीय संघर्ष मतलब सबसे ऊपर किंग था, यानी राजा था, राजा। और एक तरफ जो आंदोलन हो रहे थे यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की मांग करने वाले लोग, लोकतंत्र की मांग करने वाले लोग। और तीसरी तरफ जो थे वो ये माओवादी लोग थे। माओवादी लोग ये भी चाहते थे कि शासन इनके हाथों में आ जाए, माओवादी। और इस प्रकार से राजा ज्ञानेंद्र के प्रति तीन तरफा, या फिर कहीं नेपाल में एक तीन तरफा पूरा का पूरा संघर्ष चल रहा था। राजा अपने आप में सत्ता में बना रहना चाहता था, कुछ लोग जो लोकतंत्र चाहते थे वो उसके लिए विरोध कर रहे थे, और कुछ लोग माओवादी थे जो अपने हाथों में सत्ता चाहते थे। तो इस प्रकार से 2001 तक जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था तेजी से उभर करके आने लगी। इसके बाद हम देखें तो 1990 में ऐसा लगने लगा कि नेपाल में एक त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ गया है। एक तरफ राजा था जिसकी शाही सेना थी, इसके बाद एक तरफ माओवादी, और तीसरी तरफ जो थे लोकतंत्र समर्थक लोग थे। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 2002 में गाइज, 2002 में क्या हुआ, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो संसद चल रही थी थोड़ी बहुत, जिसमें राजा ने कुछ शक्तियां दी हुई थी, उसको भंग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 2005 में राजा ने प्रधानमंत्री जो शेख बहादुर थे उनको भी बर्खास्त कर दिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैसे ही संसद को ख़त्म किया गया, मतलब प्रधानमंत्री को हटाया गया, सारा देश गुस्से से भर गया और नेपाल में आंदोलन होने लगे दोबारा से। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। परिणाम स्वरूप 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने दोबारा जो 2002 में भंग की थी संसद, उसकी बहाली कर दी। और सभी राजा विरोधी संघर्षों की जो अगुवाई कर रहे थे, यानी राजा के विरोध में जो संघर्ष हो रहा था उसको जो चला रहे थे, वो थे 7 पार्टियों का गठबंधन, जिसको हम इंग्लिश में 7 पार्टी अलायंस कहते हैं। पेपर में आया हुआ है और सरकारी नौकरियों के अंदर भी ये पेपर में कई बार आ जाता है। तो गाइज ये था आपका नेपाल के बारे में हमने जो अभी इतनी सारी बातें की। ये सारा इतिहास है नेपाल का, बहुत ही ज़्यादा उठापटक से इसका भी नेपाल का इतिहास भरा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। गाइज श्रीलंका के बारे में हम बात करें तो श्रीलंका भारत जैसा ही एक देश है जहाँ पर आज़ादी के बाद लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है, परंतु वहाँ की जो समस्या है वो लोकतंत्र ना होकर बल्कि जातीय संघर्ष है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। श्रीलंका का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1948 में आज़ाद हुआ या एक अस्तित्व में आया, तभी से वहाँ पर लोकतंत्र की सरकारें कायम हैं। इसके बाद कहते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष। देखिए जातीय संघर्ष के बारे में मैं बता दूं तो जो श्रीलंका है वो भी गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों का, और हम भी गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के।
तो अंग्रेज हमारे देश के तमिलनाडु से तमिल भाषा बोलने वाले भारतीय मूल के लोगों को श्रीलंका में कार्य करवाने के लिए लेके जाया करते थे, काम पे लेके जाया करते थे मजदूर के रूप में, और वहाँ पर वह काम किया करते थे। धीरे धीरे वह लोग वहीं पर रहने लगे, उन्होंने वहीं परिवार बनाया और इस प्रकार से वह लोग वहाँ पर रहने लगे और अपना उन्होंने कारोबार साथ में व्यापार शुरू कर दिया। जब वो अंग्रेज़ों के माध्यम से गए थे, वहाँ पर मजदूरी भी किया करते थे। इसी बीच अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ तो चले गए, परंतु वहाँ पर जो लोग भारत से ले जाए गए थे तमिलनाडु से, वो लोग वहीं रह गए। परंतु वहाँ के जो मूल निवासी है, श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं, जिनका नाम सिंगली है, सिंगली लोग अपने आप को वहाँ का मूल निवासी मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ के सारे जो संसाधन हैं उनके ऊपर श्रीलंका के जो मूल निवासी है, जिनका नाम है सिंगली, उनका अधिकार है और उनके अधिकारों को सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं ले सकता है। और ऐसा कह करके उन्होंने जो भारतीय लोग थे उनके खिलाफ अत्याचार करने शुरू कर दिए और इस कारण से श्रीलंका के अंदर शुरू हुआ एक जातीय संघर्ष। जाति थी दो, एक था सिंगली और दूसरा था तमिलो, यानी तमिल भाषा बोलने वाले तमिलो, यानी दो जातियों के बीच में संघर्ष बना और यही बना श्रीलंका का जातीय संघर्ष। अब इसके पीछे के कारण क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका में सिंगली लोग बहुसंख्यक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु से जाकर श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बसे तमिलनाडु की जो तमिलों की संख्या है वो भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है सिंगलियों से कम है। सिंगली वहाँ पर बहुसंख्यक है और तमिलो अल्पसंख्यक है वहाँ पर। इसके बाद सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका के संसाधनों पर सिंगलियों का अधिकार होना चाहिए क्योंकि वह वहाँ के मूल निवासी हैं और तमिलों के प्रति कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, कोई अधिकार उन्हें नहीं देने चाहिए क्योंकि वो बाहर से ला करके बसाए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब इस प्रकार का व्यवहार किया जाने लगा सिंगली के द्वारा तमिलों के ऊपर, तो तमिलों के जो लोग थे वो लोग धीरे धीरे जो है कट्टर होने लगे, धीरे धीरे वो लोग प्रभावित होने लगे और परिणाम स्वरूप जो है तमिलों के प्रति भी जो वहाँ के लोग थे, तमिलों के नेता थे, वो उग्र होने लगे। और क्या हुआ, तमिलों के प्रति भेदभाव के कारण क्या हुआ, परेशान होकर तमिलों ने एक उग्र संगठन बनाया, तमिलों का एक उग्र संगठन बनाया जो 1983 में बना था, जिसका नाम था लिट्टे। इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। देखिए इसमें इसको समझना होगा कि जो लिट्टे है इसके अंदर एक स्थान पर लिखा हुआ है तमिल इलम। तमिल इलम का जो अर्थ है वो है तमिलों के लिए श्रीलंका से एक अलग देश, यानी तमिलों ने भी भेदभाव से, अत्याचारों से, मारों से परेशान होकर श्रीलंका से अलग एक देश की मांग शुरू कर दी और उसको उन्होंने दिया तमिल इलम नाम। अब ये विवाद शुरू हो गया सिंगली और तमिलों के कारण श्रीलंका से अलग एक देश की मांग को लेकर के। अब देखिए क्या हुआ, तमिलों के प्रति भारतीय मूल के नागरिक, विशेषकर तमिलनाडु के जो लोग थे, उनकी भावनाएं थी, उनकी श्रद्धा या फिर कहें भावना, वो लोग चाहते थे कि तमिलों की मदद की जाए और इसीलिए तमिलनाडु के लोगों ने भारत सरकार से तमिल लोगों की मदद के लिए बात करनी शुरू कर दी कि भाई हम तमिलों की मदद कीजिए, आप जाइए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो परिणाम स्वरूप 1987 में, गाइस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, परिणाम स्वरूप 1987 में भारत सरकार ने तमिलनाडु में तमिलों की मदद के लिए आर्मी भेजी। उस आर्मी का नाम दिया गया गाइस शांति सेना। उस आर्मी का नाम दिया गया शांति सेना। श्रीलंका में भेज दी, जिसका विरोध श्रीलंका के लोगों ने करना शुरू कर दिया और सरकार ने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि श्रीलंका के जो मूल निवासी थे सिंगली, और सरकार भी कहने लगी कि भारत बड़ा राष्ट्र होने के नाते हमारे देश की जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वही 1989 में जो शांति सेना भेजी थी और शांति सेना वापस बुलानी पड़ी
और जैसे ही शांति सेना वापस बुलाई तो वही स्थिति दोबारा पैदा हो गई। मतलब सिंगलों के लिए फिर दोबारा आसान हो गया तमिलों का जो है शोषण करना। और तमिलों को भी इस बात का बुरा लगा कि जो भारत ने जो अपनी आर्मी बुलाई है वो गलत बुला ली वापस, और तमिलों को श्रीलंका से भारतीय सेना बुलाने का बुरा लगा। और तमिलों के जो आतंकवादी संगठन है, यानी उग्र संगठन जिसका नाम है लिट्टे, उन्होंने क्या किया, 1991 में राजीव गांधी को एक आतंकवादी घटना में बम से जान से मार दिया। जगह थी कोयम्बटूर, वहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी, और लिट्टे के संगठन जिनको बुरा लगा आर्मी को वापस बुलाने का, उन्होंने बदला कैसे लिया, जो है हमारे प्रधानमंत्री को बम से उड़ा करके। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 2002 में यानी 2002 में पहली बार लिट्टे ने घोषणा की यदि नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में स्वायत्ता के जो है स्वशासन को मान लिया जाए। स्वायत्ता मतलब होता है कि उनको भी शासन व्यवस्था में भागीदारी दी जाए, उनकी भी विशेष मांगों को मद्देनजर रखते हुए उनको विशेष अधिकार दिए जाएं, और शासन व्यवस्था में उनको स्वशासन मिले, उनको भी शासन करने का मौका मिले। तो लिट्टे ने 2002 में पहली बार ये घोषणा की कि नॉर्थ ईस्ट की अगर स्वशासन की मांग को, स्वायत्ता की मांग को मान लिया जाए तो जो लिट्टे समुदाय है जो पाकिस्तान से अलग एक देश की मांग कर रहे हैं तो वो मांगना बंद कर देगा। और इसको जो विवाद है इसको निपटाने में जो है श्रीलंका की मदद किसने की, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सभी देशों ने बहुत कोशिश की लिट्टे और सरकारों के बीच में समझौता कराने की। और समझौते का परिणाम क्या हुआ गाइज, कि लिट्टे के साथ में अब वहाँ पर तालमेल बनने लगा है, या फिर कहें तमिलों के साथ में वहाँ पर तालमेल बनने लगा है, और तब से अब वहाँ की सरकारें स्थायी रूप से चल रही हैं। गाइज ये था पूरा आपका श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच विवादों का जो कारण है वो देख लेते हैं कि विवाद किस चीज़ को लेकर हैं, या फिर कहें हम पूरा का पूरा संघर्षों को देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष किस बात को लेकर के हैं। तो गाइज चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ ही जाता है, साथ ही जो लोग एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला जो विवाद का कारण है वो जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है कि 1947 और 1948 में जम्मू कश्मीर को लेकर के एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसी युद्ध के अंदर जो है पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस समय तक जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, वो कश्मीर को भारत का नहीं बना पाया था और विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से भारत में विलय करने का जो घोषणा करी और घोषित कर दिया, वैसे ही भारत ने उसकी मदद करी और कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराया। और 1947 और 48 में युद्ध हुआ और विलय से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के 40% भाग पर कब्जा कर लिया, और जिसके कारण POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है कश्मीर का। और इसको जो है इस कश्मीर को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का नाम देता है, आज़ाद कश्मीर के नाम से इस हिस्से को जाना जाता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं और जो हमारा विवाद का कारण रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है आपका 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1965 में जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है छाम्बा भी बोलते हैं, क्षेत्र की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर परिणाम स्वरूप ताशकंद समझौते के द्वारा कश्मीर को खाली करा लिया गया। देखिए 1965 में तो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर जो है आक्रमण किया, हमला बोल दिया, और भारतीय सेना ने फिर उसको खिलाफ युद्ध किया पाकिस्तान के खिलाफ, और परिणाम स्वरूप जो है हार गई वहाँ की जो सेना थी पाकिस्तान की, और ताशकंद समझौता हुआ, और ताशकंद समझौते के माध्यम से पाकिस्तान के जो कब्जे थे छंब क्षेत्र में उसको खाली कराया गया। और जो विवाद है भारत और पाकिस्तान में वो पानी को लेकर के जल विवाद है। दोनों देशों के बीच में झेलम, चिनाब और रावी, सतलुज जो नदियां हैं उनके पानी को लेकर के विवाद है।
यदि भारत चाहता तो झेलम और चेनाब जो नदियां हैं उनके पानी के ऊपर बांध बना करके उसके पानी को रोक करके पूरे पाकिस्तान को रेगिस्तान में बदल सकता था, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने जो है 1960 में वर्ल्ड बैंक के कहने पर जो है जो विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस विवाद को 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है एक जल समझौते के माध्यम से उस विवाद को ख़त्म किया। गाइज कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे या फिर किसने हमारी मदद की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने। याद रखना इस चीज़ को आप गाइज। और देखें हमारा क्या विवाद का कारण है प्यारे बच्चों, तो वो है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। ये संबंध देख रहे हैं हम। देखिए 1971 में युद्ध हुआ और वो युद्ध किस चीज़ को लेकर के हुआ, देखिए बांग्लादेश को लेकर के पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हुई और बांग्लादेश नाम का एक नया देश आज़ाद हुआ। इस चीज़ से हम अभी भी पढ़ करके आए हैं पूरे का पूरा डिटेल में बांग्लादेश वाले टॉपिक के अंदर। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर के भी हमारे विवाद हैं उससे। सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली हमारे जो है जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर है और वहाँ पर सेना की तैनाती को लेकर के दोनों देशों में विवाद हो जाता है और अक्सर दोनों देश आर्मी की तैनाती को लेकर के एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। गाइज इसके बाद ये हमारे टॉपिक चल रहे हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हथियारों की होड़। 1990 में दोनों देशों ने एक दूसरे को तबाह करने के लिए परमाणु हथियारों को प्राप्त कर लिया। 1990 तक भारत ने 11 मई 13 मई 1974 में पहली बार राजस्थान के पोखरण में और दूसरी बार 11 मई 13 मई, तारीख वही थी बस सन बदल गया, 1998 में दूसरी बार पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया। इसके बदले में 1998 में ध्यान से सुनिए, 1998 में पाकिस्तान ने जरगाई की पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, जरगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया और दोनों देश एक दूसरे के जो विश्वास के धागे बुन रहे थे वो दोबारा से छिन्न भिन्न हो गए। इसके बाद बात करें और भी बात किस बात को लेकर के है, आतंकवाद को लेकर के। भारत आरोप लगाता है कि आतंकवाद पाकिस्तान का आश्रय स्थल है, यानी वहीं पर पालता पोसता है पाकिस्तान आतंकवाद को, जिसको वह अपनी ज़मीन पर पालता पोसता है। पिछले कई वर्षों में हज़ारों लोग इस आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। 1993 में एक मुंबई के अंदर हमले हुए, 2008 में ताज होटल पर हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ मुंबई के ऊपर ही दोबारा से। तो ये सारा का सारा, साथ में 2016 में उरी में, फिर 2017 में पठानकोट में, ऐसे ही जो बार बार जो है हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले करवाता जाता है पाकिस्तान, और इसका जो एकमात्र कारण है वो है आतंकवाद को आश्रय देना पाकिस्तान का। और इसके कारण भारत और पाकिस्तान जो है विवादों में घिरे रहते हैं। पाकिस्तान ये आतंकवादियों को बार बार हमारे देश के अंदर भेजता है एक साजिश के माध्यम से। इसको लेकर के हमारे विवाद हैं। इसके बाद हम बात करें गाइस, वो है सरक्रीक रेखा। सरक्रीक रेखा बेसिकली गुजरात के अंदर से होकर के गुजरती है, गुजरात का हिस्सा इसके अंदर आता है, साथ ही कुछ राजस्थान का हिस्सा सरक्रीक रेखा के अंदर आता है। यानी जो रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है और गुजरात और राजस्थान की वहाँ से गुजरती है, उस रेखा का नाम है सरक्रीक रेखा। इसको ध्यानपूर्वक समझना। तो आपने अपने आप में यह विवाद बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु मैं बता दूं सरक्रीक रेखा से सटा समुद्री क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए इस विवाद को भी मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने की आवश्यकता है। हालांकि विवाद तो विवाद है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने सारे विवादों को अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा ना करके विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लें। अब इसी प्रकार से हम इस विवाद को भी देखते हैं। गाइज अगला जो टॉपिक है, और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैंने बताया था चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके बाद भी काफ़ी कुछ है, उसके लिए आपको अगली वीडियो यानी हो सकता है कि कल या परसों तक रुकना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब भारत के बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों पर चर्चा कीजिए। यानी बांग्लादेश के बारे में बता रहा है अब कि भारत के जो है बांग्लादेश के साथ में क्या जो है संबंध है। अभी हम पाकिस्तान के साथ अपने नकारात्मक संबंधों को देख करके आए हैं। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के दोनों प्रकार के संबंधों की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक संबंधों की। तो 20 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में आर्थिक विकास में तेजी, मतलब आर्थिक विकास जो संबंध है आर्थिक विकास को लेकर के, उसमें तेजी से विकास हो रहा है।
1996 में 13 वस्तुओं का जो आयात शुल्क था वो बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। 1996 से हमारे देश के बीच में 13 वस्तुओं का कोई आयात शुल्क नहीं लग रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के समय में हम दोनों ही देश, भारत और बांग्लादेश, एक दूसरे की पूर्ण मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और जो हमारे देश हैं दोनों, उनके बीच में जो सीमा का जो विवाद है उसको नष्ट करने के लिए 2011 में सीमा विवाद को नष्ट करने के लिए 162 जो बस्तियां थीं जो बॉर्डर के किनारे बसी हुई थी उनकी अदल बदल की गई ताकि जो है सीमा के विवादों को निपटाया जा सके। क्योंकि कुछ बस्तियां पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश की वो भारत के इलाके में थी और भारत की बस्तियां कुछ बांग्लादेश के इलाके में थी। तो बांग्लादेश वाली जो बस्तियां थी जो भारत के इलाके में थी वो भारत ने ले ली, और जो भारत की बस्तियां थी जो बांग्लादेश के इलाके में थी वो बांग्लादेश को दे दी। और इस प्रकार से जो विवाद था सीमा को लेकर के उसको निपटाने का काम किया गया। इसके बाद नकारात्मक संबंध क्या क्या है, मतलब हमारे विवाद किस चीज़ को लेकर के है, तो एक तो है तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी का जल को लेकर के हमारे देश, दोनों देशों के बीच में विवाद है। अवैध घुसपैठ को लेकर के विवाद रहता है। अक्सर भारत के अंदर रोजगार की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में, शिक्षा की तलाश में जो है अवैध ढंग से घुसपैठ करके बॉर्डर को पार करके बिना परमिशन लेकर के भारत की वह लोग बांग्लादेश के भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उसके अंदर खटास पैदा होती है। इसके बाद गाइज अगला जो टॉपिक है वो है कट्टरपंथी इस्लामी जमातों का समर्थन करता है बांग्लादेश, जिसको लेकर के भारत नाखुश रहता है। क्योंकि कट्टरपंथी इस्लामी जगत भारत के मुस्लिमों को भारत के प्रति इस्लाम के आधार पर भड़काने का काम करती हैं। ये कट्टरपंथी जो इस्लामी जमातें हैं इसका विरोध करता है भारत। पूर्वोत्तर तक जाने का रास्ता नहीं देता। देखिए बांग्लादेश यहाँ पर है और यहाँ पर म्यांमार है और अन्य देश हैं और यहाँ पर भारत है। तो भारत को यहाँ तक, साथ ही हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य मतलब जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, इधर तक जाने नहीं देता है। मतलब अपने देश से होकर जाने का रास्ता नहीं देता है। और ना ही पूर्वोत्तर के जो देश हैं जैसे मैंने बताया म्यांमार और अन्य देश, वहाँ तक भी जाने का रास्ता नहीं देता है बांग्लादेश। इसको लेकर के विवाद रहता है। फिर इसके बाद हम बात करें विवादों का अन्य कारण, वह है म्यांमार व भारत जो है ना गैस की पाइपलाइन के लिए ना गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, परंतु बांग्लादेश बिछाने ही नहीं देता है। वो बोलता है मैं ज़मीन दूंगा ही नहीं, वो ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं है पाइपलाइन के लिए। इसको लेकर के, गैस पाइपलाइन को लेकर के भी भारत और बांग्लादेश का विवाद है। इसके बाद बात करें, बांग्लादेश का आरोप है कि भारत जो है चटगांव के अंदर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर विद्रोहियों को हवा देता है। मतलब भारत जो है बांग्लादेश के जो विद्रोही हैं, जो बांग्लादेश के प्रति विद्रोह करते रहते हैं, उनकी मदद करता है भारत, ऐसा आरोप लगाता है बांग्लादेश भारत के ऊपर, जो सरासर सिरे से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि भारत ऐसा कार्य कभी नहीं करता है। तो गाइज ये था आज का जो है वीडियो। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, या फिर कहें अगले वीडियो में हम अगले टॉपिकों की बात करेंगे। आज की वीडियोस में इतना ही। आशा करता हूँ जितना मैंने आज आपको कराया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिखिए। साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। आशा करता हूँ आपको दिन शुभ रहे। जय हिंद।